वो लोग नहीं मानेंगे, तुम समझते क्यों नहीं? तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ और नहीं हो सकता? कोई तरीका भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मैंने सोचा नहीं होगा? अगर कोई दूसरा तरीका होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देती। हम उनसे बात भी तो कर सकते हैं। तुम्हें लगता है वो लोग तुमसे बात करना पसंद भी करेंगे? वो लोग तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बात करना तो दूर की बात है। ऐसे भी तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? आई एम प्रेग्नेंट। देखो, मुझे पता है, आई लव यू। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या? नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ। शट अप चटाली, पागल हो गई हो क्या? वो लड़का हमारी जात बरादरी का है ही नहीं। तुम क्यों हमारे मुंह पे काला पोतना चाहती हो? अच्छा, क्या गलत किया है मैंने? मैं रिजवान से प्यार करती हूँ। पापा, आखिर आपको मेरी चॉइस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? रिजवान में कमी क्या है? और हम दोनों बालिग हैं। चुप हो जाओ, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मैं भी देखती हूँ आप सब मुझे रिजवान से शादी करने से कैसे रोकते हैं। शादी तो मैं रिजवान से ही करूंगी। ये कभी नहीं हो सकता चटाली। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। शट अप चटाली। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या गलत किया है मैंने? ये कभी नहीं हो सकता चटाली। कुछ और नहीं हो सकता? चुप हो जाओ। आई एम प्रेग्नेंट। क्यों हमारे मुंह पे काला पोतना चाहती हो? आई लव यू। हम दोनों बालिग हैं। तुम मेरा साथ दोगे ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई शख्स अपने प्यार के लिए इतना अंधा हो सकता है कि अपना भला और बुरा ही भूल जाए? अपने अंधे प्यार के खातिर वो अपने ही परिवार वालों के खून से अपने हाथ रंग ले। जी हां, इश्क का जुनून जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। 17 साल पुराने इश्क के इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चैताली और रिजवान के सर पर जब इश्क सवार हुआ तो एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क, अ वायलेंट लव स्टोरी। स्टील सिटी जमशेदपुर के टेल्को इलाके में शुभेंदु भौमिक अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में पत्नी लाखी, बेटी चैताली, बेटा कल्याण और उनकी सास यानी उनकी पत्नी की मां अनीता राय थी। शुभेंदु भौमिक टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को में काम किया करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ा चला जा रहा था और भौमिक परिवार आने वाले खतरे से अनजान हंसी खुशी अपने दिन गुजार रहा था। दरअसल भौमिक परिवार को किसी की नजर लग चुकी थी और ये नजर किसी और की नहीं बल्कि घर की बेटी की ही लगी थी। उस रोज घर में 3 लोग मौजूद थे। भौमिक परिवार की बेटी चैताली, उसकी मां लाखी और चैताली की बुजुर्ग नानी अनीता राय। तभी घर में एक चौथा शख्स दबे पांव दाखिल होता है। ये चौथा शख्स चैताली के लिए अनजान नहीं था। दरअसल ये चौथा शख्स चैताली का पति रिजवान था और वो एक खास मकसद से इस वक्त घर में आया था। रिजवान घर में दाखिल हो चुका था, लेकिन इस बात की भनक चैताली की मां और नानी को नहीं होती। दोपहर का खाना खाने के बाद चैताली की नानी अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। तभी कमरे में चैताली और रिजवान दाखिल होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे रिजवान नानी का गला दबा देता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद रिजवान तब तक अनीता राय का गला दबाकर रखता है जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देती। यही वो प्लान था जिसे रिजवान के प्यार में पागल हुई चैताली ने बनाया था। इसीलिए हमने आपसे कहा था, जब इश्क सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान को, जी हां, इंसान को कुछ नहीं सूझता। उसे यह भी नहीं सूझता
जिसका उसने कत्ल किया है वो उसका अपना खून है। चैताली और रिजवान नानी का कत्ल कर चुके थे और अब उन्हें इंतजार था अपने अगले शिकार का। वो नानी के कमरे में ही रुककर अपने अगले प्लान पर बात कर रहे थे कि तभी कमरे के दरवाजे पर एक आवाज सुनकर रिजवान दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कमरे में चैताली का 14 साल का छोटा भाई कल्याण अंदर आता है। उसके अंदर आते ही रिजवान और चैताली उस पर टूट पड़ते हैं। रिजवान उसका मुंह और गला दबाता है और चैताली उस पर चाकू से तब तक वार करती रहती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। प्लान के मुताबिक रिजवान और चैताली अब तक 2 कत्ल कर चुके थे और बड़े इत्मीनान से दूसरे कत्ल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि घर में मौजूद मां को कत्ल के बारे में कोई भनक नहीं है। अब तक घर में 2 कत्ल हो चुके थे। दरअसल चैताली और रिजवान ने दोनों ही कत्ल इतनी सफाई से किए थे कि घर में मौजूद चैताली की मां और पिता को इसके बारे में भनक तक नहीं लग पाई थी। इसी बीच शुभेंदु किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं। अब घर में चैताली की मां बची थी। मौका देखकर दोनों दबे पांव उनके पीछे आते हैं और उनका भी वही हश्र करते हैं जो उन्होंने नानी और कल्याण का किया था। यानी पहले तो रिजवान चैताली की मां का गला दबाता है और चैताली खुद अपनी मां पर चाकू के वार तब तक करती रहती है जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देती। घर में शमशान सा सन्नाटा फैलने लगा था, लेकिन चैताली और रिजवान की आंखों में खूनी चमक थी। वो अपने प्लान की कामयाबी का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन दोनों जानते थे कि वो तब तक अपने प्लान की कामयाबी का जश्न नहीं मना सकते जब तक कि वो चैताली के पिता को भी अपने रास्ते से ना हटा दें। शाम होते होते चैताली के पिता शुभेंदु भौमिक घर आते हैं, लेकिन उनके घर में घुसते ही पहले से ही घात लगाकर बैठा रिजवान ठीक उसी अंदाज में उनकी भी हत्या कर देता है। यानी पहले रिजवान उनका गला दबाता है और चैताली उन पर चाकू से हमला कर देती है। ये वो लम्हा था जब दोनों के चेहरों पर अपने प्लान की कामयाबी की चमक साफ देखी जा सकती थी। एक घर, 4 कत्ल, लाशों के साथ 30 घंटों का इंतजार और रात के अंधेरे में घर के पीछे बने मैनहोल में लाशों का निपटारा। बस यही रिजवान और चैताली का प्लान भी था। रिजवान और चैताली को 4 कत्ल किए हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। आस पड़ोस में किसी को कोई शक भी नहीं होता, लेकिन चैताली के मामा अपने बहन के परिवार की गुमशुदगी से खासा परेशान थे और इसी सिलसिले में वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचे। चैताली के मामा पुलिस वालों को लेकर भौमिक परिवार के पते पर पहुंचते हैं। तलाशी शुरू होती है। तलाशी के दौरान सारे लोग एक मैनहोल के पास जाकर रुक जाते हैं। मैनहोल का ढक्कन उठाया जाता है और उसमें 4 इंसानी लाशों को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि ये लाशें भौमिक परिवार की ही थी। लेकिन इस बीच होता यह है कि भौमिक परिवार की इकलौती वारिस चैताली कहीं गायब हो जाती है। चैताली को छोड़कर पूरे परिवार का खात्मा हो चुका था, लेकिन सवाल यह था कि सिर्फ चैताली कैसे बच गई। पुलिस हर तरफ चैताली की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस चैताली तक पहुंच पाती, वो खुद रिजवान के साथ अदालत में सरेंडर कर देती है। और इसके बाद इस खौफनाक वारदात के पीछे की हकीकत जब सामने आती है तो हर कोई कांप जाता है। दरअसल चैताली शुरू से ही एक आजाद ख्याल लड़की थी और वो अपने स्कूल के दिनों से ही रिजवान खान को प्यार करती थी। चैताली रिजवान से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए चैताली के घर वाले किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। इसलिए पहले तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर गुजरते वक्त के साथ चैताली प्रेग्नेंट भी हो गई। जब ये बात भौमिक परिवार को पता चली तो उनके और चैताली के बीच जमकर झगड़ा हुआ
कुछ और नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। आई एम प्रेग्नेंट। क्यों हमारे मुंह पे काला पोतना चाहती हो? आई लव यू। हम दोनों बालिग हैं, तुम मेरा साथ दोगे ना? रिजवान को लेकर चैताली के अपने परिवार में रिश्ते खराब हो चुके थे। दरअसल रिजवान के प्रेम में अंधी चैताली किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल चैताली के ऊपर रिजवान के प्रेम का भूत सवार था। वो लोग नहीं मानेंगे, तुम बस समझते क्यों नहीं? यही वो एक वजह थी कि चैताली ने एक खतरनाक प्लान बनाया अपने प्यार को पाने और अपने घर वालों को अपने रास्ते से हटाने का। इतना ही नहीं, वो जानती थी कि अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गई तो वो अपने माँ बाप की पूरी जायदाद की अकेली वारिस भी होगी। अपनी साजिश को पूरा करने के लिए उसने पहले तो अपने पति रिजवान को उसका साथ देने के लिए तैयार किया और फिर रिजवान के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। चैताली और रिजवान अपने प्लान में एक हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन चैताली के मामा ने पुलिस में भौमिक परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जमशेदपुर सेशन कोर्ट्स में यह मुकदमा 1.5 साल तक चला। 13 मार्च 2001 को निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा के खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हालांकि बाद में दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फिलहाल दोनों हजारीबाग जेल में अपनी सजा के दिन काट रहे हैं। तो ये थी हमारी अंधे प्रेम में डूबी हुई एक खौफनाक कहानी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन एक नए केस के साथ। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।